हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इस लेक्चर में बात करने वाला हूं मैं स्टोमक की। स्टोमक में एक तरीके से डिवाइड करते हैं दो पोर्शन में, एक कैंसर की, एक दो क्या तीन पोर्शन में जाते हैं तरीके। एक अपर जी आई ब्लीडिंग, वो ज़्यादातर उसमें काफ़ी सारी चीज़ों की बात करेंगे तो जी आई ब्लीडिंग के नाम से अलग से लेक्चर रहेगा। उसमें अपर जी आई ब्लीडिंग, लोअर जी आई ब्लीडिंग दोनों की बात करेंगे। उसके अलावा हमारा रहेगा स्टोमक। इसमें एक तरीके से हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके दो या तीन चीज़ों की बात करें, मेन तो एक ही चीज़ रहेगी। जैसे एक है हमारे एक तरीके से कहते हैं पेप्टिक अल्सर है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसी के क्वेश्चन आएगा। यदि नॉर्मल एस्पेक्ट बात करें, एक एस्पेक्ट हो जाता है कार्सिनोमा का, जो कि तरीके से अलग ही जा रहा है हमारा। उसके अलावा क्या होता है, तीसरा एस्पेक्ट होता है हमारा जो हकीकत में इसमें हाइपरट्रोफिक पाइलोरी स्टेनोसिस, जो हालांकि वो पीडियाट्रिक्स में आना चाहिए, लेकिन हम इसको यहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि फिर ज़्यादा छोटा लेक्चर हो जाएगा। तो ये हाइपरट्रोफिक पाइलोरी स्टेनोसिस यही तरीके से चैप्टर है। और उसके अलावा क्या आता है वॉल्वुलस हमारा। ये तरीके से कुल मिला के तीन टॉपिक हैं जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि कार्सिनोमा तो पढ़ने नहीं वाले इस लेक्चर में। उसके अलावा अगला लेक्चर होगा उसमें कार्सिनोमा के बारे में भी पढ़ाएगा। इसोफेगस का भी होता है हमारा, क्योंकि कार्सिनोमा पढ़ाने से ये धीरे धीरे करके जी से जी आई खत्म होती चलेगी, सारे कार्सिनोमा भी खत्म होते चलेंगे ये। इसलिए आप पेटी बांध लीजिए। स्पोर्ट्स की स्पीड थोड़ी अपने आप में हमारी बढ़ चुकी है, तो इसे नॉर्मल से ज़्यादा ही है। जैसे हाईएस्ट स्पीड मेरे साथ अभी चल रही है ख़त्म कराने की। तो ये है जी। तो इसमें एक तरीके से स्टोमक के साथ डोडिनम भी मान लेना, क्योंकि डोडिनम की चर्चा भी हम यहीं पे कर रहे हैं। हाँ, तो इस टॉपिक का होगा स्टोमक पे तरीके से। टॉपिक का नाम है हमारा एक तरीके से सबसे पहले पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक तरीके से क्या होता है, अल्सर होता है ये तो बताइए, लेकिन वो कहाँ डेवलप होता है। पेप्टिक अल्सर के नाम पे तुम्हारे दो टाइप के अल्सर आते हैं। एक तो हमारा होता है एक तरीके से गैस्ट्रिक अल्सर, और एक होता है डोडिनल अल्सर। कौन सा ज़्यादा कॉमन होता है, तो डोडिनल अल्सर ज़्यादा कॉमन होता है। यदि बात करी चले तो डोडिनल। उसके अलावा इसमें जो अल्सर करने में जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, कौन करवाता है ज़्यादा अल्सर करता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की किसमें याद रखना, जो डोडिनल अल्सर है वो 90% तक हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की इन्फेक्शन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो स्टोमक वाला अल्सर है गैस्ट्रिक अल्सर वो 75% तक ही जुड़ा रहता है ये। अब यदि हम बात करके चलें इनकी मोस्ट कॉमन लोकेशन की, तो आप जैसे मान के चले वो गैस्ट्रिक के बारे में बताइए, कोई लेसर कर्वेचर पे होता है इस तरीके मोस्ट कॉमन लोकेशन, लेकिन डोडिनम में कौन सा इस तरीके से मोस्ट कॉमन लोकेशन होता है। तो इस तरीके से जो होता है उसका फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडिनम मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है। ये चीज़ अभी तो जैसे मतलब काफी बेस मेन पैथोलॉजी टाइप का सही बता रहा हूँ अभी तो अब आते हैं जैसे कि पर्टिकुलर टाइप होते हैं, जैसे एक एक करके दोनों की बातें करेंगे। तो गैस्ट्रिक अल्सर की बात कर लेते चलो। गैस्ट्रिक अल्सर में आते हैं जैसे टाइप, जैसे लेसर कर्वेचर पे तो होता है ये, इसमें नॉर्मल हमने पैथोलॉजी पढ़ा है, लेसर कर्वेचर मोस्ट कॉमन लोकेशन रहती है, लेकिन लेसर कर्वेचर मतलब पाए तो इस तरीके से लेसर कर्वेचर में एक तरीके से बॉडी होती है, और नीचे वो आता है हमारा इंसिजरा एंगुलरिस, मतलब इंसिजर में एक बड़ा सा एंगल सा मुड़ता है। तो वही तरीके से फर्स्ट टाइप 1 होता है, वहाँ पे अल्सर प्रेजेंट टाइप 1 होता है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है हकीकत में गैस्ट्रिक अल्सर का। इसके टाइप होते हैं हमारे टोटल 5 टाइप होते हैं। टाइप 1 होता है इसमें इंसीरियर एंगुलरिस पे एक तरीके से अल्सर प्रेजेंट है। टाइप 2 होता है, टाइप 2 में क्या होता है इस तरीके से बॉडी पे प्रेजेंट है और डोडिनम पे अल्सर प्रेजेंट है। टाइप 3 क्या होता है, टाइप 3 जो होता है उसमें एक तरीके से प्री पाइलोरस पे मतलब पाइलोरस से जस्ट पहले एक तरीके से प्रेजेंट होता है अल्सर। भाई इंसिजियरा वाले में तो ज़्यादा पीछे हो गए उतना भी होता है, मतलब इंसिजियरा और पाइलोरस के बिल्कुल बीच में मान लीजिए। तो इस तरीके से पी पाइलोरस अल्सर होता है कौन सा हमारा टाइप 4। और टाइप 5 में कौन सा होता था एनसी, जो इस तरीके से हमारा टाइप 3 होता है वो वाला जो प्री पाइलोरस होता है। टाइप 4 जो होता है वो कुछ पे प्रेजेंट होता है, वो हकीकत में हाइयर होता है इस तरीके से, बिल्कुल सबके सारे लेवल से हाइयर होता है। हाँ, और टाइप 5 का ना एनसेट इंड्यूस होता है। तो इस तरीके से 5 टाइप होते हैं इसमें अल्सर के। टाइप 1 कौन सा हो गया इस तरीके से अल्सर, टाइप 1 में इस तरीके से इंसिजरा एंगुलस पे इस तरीके से अल्सर प्रेजेंट है। टाइप 2 में क्या हो गया इस तरीके से, टाइप 2 में बॉडी और डोडिनम में प्रेजेंट है। टाइप 3 क्या हुआ, टाइप 3 में प्रेजेंट है आपके एक तरीके से, टाइप 3 में प्रेजेंट है आपके इस तरीके से कहते हैं पी पाइलोरस पे। टाइप 4 में इस तरीके से हाइयर है लेसर कर्वेचर पे। और टाइप 5 क्या हो गया एनसेट इंड्यूस ये। तो टाइप 1 के बाद करके इससे बहुत सा ट्रीटमेंट के बारे में भी ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन कौन सा होता है। तो मैं नोट्स भी बनाता चल रहा हूँ, तो इसलिए आप भी बनाते चलना मेरे हिसाब से। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा पेप्टिक अल्सर। इसमें तो पता ही है कौन सा डोडिनल अल्सर मोर कॉमन होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के अनुसार ज़्यादा मिलता है। ये पैथोलॉजी के क्वेश्चन हम इनको नहीं पूछेगा। तो इसमें आ जाते हैं सबसे पहली चीज़ आती है कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, तो कौन से बोलते हैं जॉनसन क्लासिफिकेशन होता है। जॉनसन ऑफ किसका हो गया, जॉनसन क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। ये तो ये तरीके से
नॉर्मल छोटी छोटी बातें करते चल रहे हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जो टाइप 2 है और जो 3 है वो हकीकत में गैस्ट्रिक हाइपर जो एसिड हाइपर सिक्रीशन से जुड़े रहते हैं। बाकी में एक तरीके हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या और चीज़ों के भी रोल रहता है, लेकिन इसमें एक तरीके मेन जो रोल रहता है टाइप 2 और टाइप 3 में, उसमें एक तरीके से जुड़ा रहता है हाइपर सिक्रीशन से। तो टाइप 2 और टाइप 3 के केस में ज़रूर याद रखना क्या हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड से जुड़ा रहता है, जिसके कारण क्या होता है इसके अंदर अब ट्रीटमेंट के नाम पर जब भी बात आएगी तो वेगोटोमी करेंगे, वो इस तरीके से यूज होती है। ये इस तरीके से वेगोटोमी या वो होती है, इस ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस माना जाता है, ठीक है। ये टाइप 1 में क्या कर सकते हैं, टाइप 1 में क्या कहते थे इंसीजर आप है तो उसमें क्या कहते हैं डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं ना। और टाइप 4 जो होता है हकीकत में वो थोड़ा कर्रा मामला पड़ जाता है, उसमें तो कैसेट पोंचेट एक तरीके से प्रोसीजर किया जाता है। तो टाइप 1 में तो एक तरीके से क्या करते हैं डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी कर देते हैं, डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं। टाइप 4 याद रखने का होता है, टाइप 4 में क्या करते हैं इस तरीके से कैंडेस और पाउचेट इस तरीके से प्रोसीजर के नाम है, तो ये बस नाम याद होनी चाहिए, ये प्रोसीजर कर सकते हैं। और टाइप 5 तो इस तरीके से एनसेड से जुड़ा रहता है। मैं बता एनसेड इंड्यूस अल्सर के लिए क्या यूज़ करते हैं, मीसोप्रोस्टोल यूज़ करते हैं। यदि आपसे पूछ ले ड्रग का नाम तो काफ़ी से फार्माकोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ, मैं फार्माकोलॉजिकल एक्सपर्ट को, ठीक। अब आते हैं किस में, तो ये मैनेजमेंट आ गया, तो गैस्ट्रिक अल्सर की बात करके चले तो ये चीज़ है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, पहली बात तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इन तरीके से इनके। तो कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है, पहले क्लिनिकल फीचर पे ही बातचीत कर लेते हैं, क्लिनिकल फीचर की बातचीत करिए। क्लिनिकल फीचर जो आता है वो ज़्यादातर एपिगैस्ट्रिक पेन से आता है जुड़ा हुआ, और इसमें क्या होता है कॉम्प्लिकेशन होते हैं मेन, ये चीज़ है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, यदि हम डोडिनल अल्सर की बात करके चल रहे हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में, तो अंतर भी चल रहा है तो आता याद होना चाहिए। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यदि डोडिनल अल्सर है तो क्या रहता है ब्लीडिंग, ये। और यदि गैस्ट्रिक अल्सर है तो क्या रहता है हमारा इस तरीके से परफोरेशन। दोनों में दोनों चीज़ देखने को मिलती है, ये चीज़ डोडिनल अल्सर है उसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग किस में था, कौन सी आर्टरी जड़ती है ये लगा दीजिए, गैस्ट्रोडोडिनल आर्टरी जड़ती है ना, तो गैस्ट्रोडोडिनल आर्टरी है। और इसमें होता है लेसर कर्वेचर मोस्ट कॉमन एरिया है, तो इसमें इतनी ब्लीडिंग के बाद ब्लीडिंग कहाँ से होगी, ब्लीडिंग जो होगी वो होगी हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से होती है। ये परफोरेशन की बात करके चले तो कहाँ होता है, जिस पे याद रखना डोडिनम में जो भी ऐसे पीछे ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसा लगाना आगे परफोरेशन होगा, ये इसलिए लगाना। तो डोडिनम में परफोरेशन होता है हमारा एंटीरियर वॉल पे परफोरेशन होता है, ये। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन साइड कहाँ रहेगी इस तरीके से परफोरेशन की, वो एंटीरियर वॉल रहती है। ये चीज़ बात आ गई। तो इस तरीके से तो कॉम्प्लिकेशन में क्या बात याद है, एक तो ब्लीडिंग जान गए, एक क्या जाने गया परफोरेशन जान गए इस तरीके से। और एक और कॉम्प्लिकेशन आते हैं इस तरीके से, और कॉम्प्लिकेशन में वो आते हैं हमारे इस तरीके से आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ये रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है, कहता है ऑब्स्ट्रक्शन, ये तरीके से रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है हकीकत में, ये चीज़। तो इसमें मेनली जो पूछेगा वो ब्लीडिंग के बारे में पूछता है और परफोरेशन के बारे में पूछता है, ठीक है। तो अब मान के चले हमें परफोरेशन करना है, तो इसमें एक तरीके से जो ट्रीटमेंट वो क्या हो सकता है पर्टिकुलर, तो इस तरीके से वेगोटोमी कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो परफोरेशन धीरे धीरे पैटर्न पे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी एक तरीके से ब्लीडिंग पे। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या कर दिया जाता है, हाँ इन्वेस्टिगेशन में बताया था मैं। जिसको ब्लीडिंग को इसमें परफोरेशन में खुद कन्फ्यूज हो रहा हूँ। चल पहले परफोरेशन पे आते हैं। तो परफोरेशन के नाम पर क्या बताया, तो पोस्टीरियर साइड से होगा डोडिनल अल्सर में, ठीक है, और एक एंटीरियर साइड से होगा, मतलब इस तरीके से उसमें तो कोई ऐसी साइड फेस नहीं है उसकी, तो इस तरीके से कहीं से भी हो सकता है यदि आप गैस्ट्रिक अल्सर की बात करके चलें तो ये। तो इसमें उसमें एक तरीके परफोरेशन एंटीरियर साइड से होगा ब्लीडिंग में, ये। परफोरेशन में एक तरीके से क्या क्या चीज़ें रहती हैं, उसमें क्या होता है पर्टिकुलर आप जो डायग्नोसिस बनाएंगे कि तरीके गैस का एक्यूमुलेशन होगा उसमें, ये चीज़ है। तो उसमें क्या गैस का एक्यूमुलेशन होता है, इसमें एक तरीके से क्या मिलता है, तो परफोरेशन के बारे में एक तो एब्डोमिनल पेन के संग आता है वो,
उसकी संख्या हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलती है। ये और रिजिड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये परफोरेशन वाला केस बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, जो गैस हो जाएगी वो डायफ्राम के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएगी। तो क्या चेस्ट एक्सरे जब भी हम करेंगे तो उसमें क्या कहता है, गैस या एक्सरे मान लीजिए नॉर्मल, ए गैस अंडर डायाफ्राम। जो भी शॉर्ट केस आता है, पर्टिकुलरली शॉर्ट केस ही मिलता है, तो उसमें क्या है तरीके से ऐसे ही एक्सरे आता है। तो गैस अंडर डायफ्राम, उसको साइन का नाम पूछता है वो तरीके से बता, मोस्टेचाइन कहते हैं। मोस्टेचाइन क्या होता है हकीकत में, इस तरीके से बिल्कुल हो जाएगा, एकदम डायफ्राम के नीचे गैस आ जाएगी, बिल्कुल एकदम डोम से ऊपर की तरफ उठ जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो मोस्टेचाइन कहते हैं या कुपोलोसाइन कहते हैं। इसे इन्वेस्टिगेशन रहती है मोस्टेचाइन और कुपोलोसाइन। ये इसके तरीके से मैनेजमेंट में क्या होगा, RS यदि बात करें ट्रीटमेंट में जो होता है वो एक तरीके से मॉडिफाइड ग्राहम रेफेर करते हैं। मॉडिफाइड ग्राहम रेफेर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक तरीके का मोमेंटम तो होता ही है ना इस तरीके से, तो उसके तरीके से चिपका देते हैं। इस तरीके से एरिया माने छेद बंद करना है तो इस तरीके के ऊपर पर्दा लगा दो, बस यही है। तो कहता है ग्राहम्स रिपेयर, किसी मोमेंटम की वजह से। मैं थोड़ा नोट्स भी बना तो सिर्फ टाइम लग रहा है, मुझे लेक्चर बनाना फटाफट बड़ा लगता है ये। तो इसमें हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर की, वही बात हो गई हमारी। ट्रीटमेंट के नाम पे इस तरीके से क्या क्या करते हैं ट्रीटमेंट। तो अब हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का यदि इन्फेक्शन है तब क्या अप्रोच रहेगी हमारी, ये चीज़ ये पता होना चाहिए। यदि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का हो गया इन्फेक्शन, ये चलिए वैसे ब्लीडिंग की भी बात कर लेते हैं, पहले ब्लीडिंग की भी लगा कर लेते हैं। यदि इस तरीके से को ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें क्या करेंगे, आप डोडिनेटमी करेंगे, लाइगेशन ऑफ ब्लड वेसल करेंगे और ट्रंकल वेगोटमी करते हैं। ये वेगोटमी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, ये चीज़। यदि ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग ही होती है, उसमें इस तरीके से उसको ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते। तो यदि इस तरीके से ब्लीडिंग हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट क्या जाएगा, ब्लीडिंग की ट्रीटमेंट ड्यूडोडोटमी, डीनोटोमी, जोडिनो लाइगेशन ऑफ वेसल पर ट्रंकल वेगोटमी, ये 3 रहते हैं इंडिकेशन, मतलब इस तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आता है। ये तीसरा ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें वो रियली देखा जाता है। ये किसके द्वारा चेक किया जाता है, इस तरीके से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट के द्वारा किया जाता है। इसमें सलाइन इन्फ्यूज किया आपने कितना, इस तरीके से 50 ml सलाइन इन्फ्यूज किया। ये फिर वह क्या 30 मिनट के बाद क्या है आपने एस्पिरेशन किया। यदि उसकी मात्रा 400 ml से कम है तो वो नॉर्मल है। यदि इस तरीके से 400 ml से ज़्यादा तो ऑब्स्ट्रक्शन है। ये तरीके से आइडियोलॉजी रहती है ट्रीटमेंट का। तो उसमें क्या करेंगे, इस तरीके से गैस्ट्रिक डाइट तो दे नहीं सकते उसमें। ये तो आप एक तरीके से उसमें क्या करेंगे, एक तरीके से ट्रीटमेंट जाएगा हमारा वेगोटोमी तो करेंगे। में जब भी केस आते हैं तो हमें आपने जो करेंगे गैस्ट्रिक एंट्रम होता है, एंट्रम की एंट्रोटोमी करनी पड़ेगी तरीके से। ये चीज़ तो इस तरीके से मान लीजिए हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के इन्फेक्शन हो तो क्या कर सकते हैं, तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसकी बात करें तो मेडिसिन एक्सपर्ट भी एक्सप्लेन करें। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का इन्फेक्शन है, एच पाइलोराई इन्फेक्शन है तो क्या करेंगे, उसमें क्या है हमने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दिया। उसमें क्या ट्रीटमेंट देने के बाद 1 मंथ वेट करते हैं, 1 मंथ वेट कर लिया, 1 महीना हमने वेट कर लिया। कोई भी उसमें तरीके से कोई नो ट्रीटमेंट दे माने इधर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दे दिया, वही ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कर दिया हमने। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किसके द्वारा करते हैं, तो यदि 4 यदि क्वाड्रिपल रिजर्व में तो इसमें जोड़ते हैं, नहीं तो उसमें से हटा देते हैं। कौन सी ड्रग रहती है, तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर रहता है हमारा, एक रहता है हमारा अमोक्सिसिलिन और एक सल्फा डाइजीन। ये 3 ड्रग हैं, इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं प्रॉपर। मैं कह रहा हूँ ये फार्माकोलॉजी में पूछ लिया जाता है, खासकर हकीकत में मेरे टाइम पे तो वाइवा में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन और हकीकत में पेपर में भी आया था। तो इसलिए यदि
फार्माकोलॉजी वाला तो नहीं दिख रहा होगा अभी तो कोई, लेकिन याद जरूर रख लेना हकीकत में ये चीज़ है। हाँ, तो इसलिए इसमें क्या है, एक तरीके से 1 मंथ हमने एक तरीके से ट्रीटमेंट दी, 1 मंथ हमने कुछ नहीं करा, तो फिर क्या करें हमने एक तरीके से यूरिया ब्रेथ टेस्ट एक तरीके से करते हैं। ब्रेथ टेस्ट जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मैं उसमें बताऊँगा क्या कहते हैं एक तरीके से, माइक्रोबायोलॉजी तब भी बताऊँगा। तो ब्रेथ टेस्ट करा, वो पॉजिटिव आ गया। यदि पॉजिटिव आ गया तो हकीकत में क्या करना पड़ेगा, हमको एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी चेक करनी पड़ेगी। यानी कि हो सकता है ना मेन ट्रीटमेंट हमारे एंटीबायोटिक बाकी तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट सेंसिटिविटी चेक करनी पड़ेगी कि एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है कि नहीं है। ये चीज़ होती है। तो होते हैं मेन जो आपको टेस्ट करना है यूरिया ब्रेथ टेस्ट करेंगे। यदि पॉजिटिव है तो क्या करना है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी चेक करनी पड़ेगी। ये चीज़ की जाती है। उसके अलावा और कहते हैं यूरिया टेस्ट और स्टमक बायोप्सी, तो वो तो हम तभी बात करेंगे। ये जी है क्लैरिथ्रोमाइसिन आज की तारीख में यूज करते हैं वैसे क्या, ठीक है। तो ये तरीके से ये तो हमारा हो गया प्रोटोकॉल नॉर्मल। ये अब आते हैं हकीकत में, इसमें जो भी करते हैं गैस्ट्रेक्टोमी करी जाती है। क्यों करी जाती है गैस्ट्रेक्टोमी, ताकि हम उसमें एक तरीके से बचने के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए कोई कुछ ना कुछ हिस्सा निकालना है प्रॉपर, जितना ज़्यादा अल्सर ज़्यादा एरिया में फैल लो सारा एरिया निकालेंगे ना, तो उसके लिए करते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। तो गैस्ट्रेक्टोमी जो याद है बिल रॉथ ने परफॉर्म करी थी, सबसे पहले याद थी या उन्हें गैस्ट्रेक्टोमी, अपने में टॉपिक हो जाता है ये। गैस्ट्रेक्टोमी किसने करी थी, हमारे बिल रॉथ ने परफॉर्म करी थी, बिल रॉथ ने परफॉर्म करी थी। मुझे पता नहीं ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना प्रोसीजर पढ़ने वगैरह। तो बिल रॉथ ने परफॉर्म करी थी, जिसके आधार पर इसके एक तरह प्रोसीजर के नाम है। तो बिल रॉथ टाइप 1 आ जाता है, बिल रॉथ टाइप 1। बिल रॉथ टाइप 1 में क्या करते हैं, उसमें एक तरीके से कुछ नहीं करना होता, बस क्या है कि इसमें जो एरिया था वो काट के आपने निकाल दिया, तो उसको एक तरीके से जो डोडेनम से ही जोड़ा हुआ होता है, वैसे तो डोडेनम से ही जोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं किया जाता, उस काट के एरिया को निकाल दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। जैसे आता है गैस्ट्रोडोडिनोस्टमी कहते हैं। क्या होता है, गैस्ट्रोडोडिनोस्टमी। ये गैस्ट्रोडोडिनोस्टमी। ये टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है कि पर्टिकुलर हमने इतना एरिया निकाला कि हमने डोडिनम का भी बहुत सारे हिस्सा निकाल लिया, तो उसमें क्या जोड़ना नहीं बैठ रहा, तो हमने क्या गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या डोडिनम का जो लूप था उसको तो बंद कर दिया आगे से, उसका जो उसको गैस्ट्रिक को जोड़ा किससे, जेजुनम से। ठीक है, तो ये कहता है गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। टाइप 2 वाला जो था गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, ये तो गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी होती है। ये इसको क्यों नहीं जोड़ा, तो इसको रखा क्यों हकीकत में, तो इसके लिए रखाने का जो उद्देश्य होता है उसका आगे का सा, ताकि क्या है कि वो भले ही उससे रिलेटेड है, लेकिन आगे चल के वो पर्टिकुलर मतलब कि गैस्ट्रिक साइड से बेकार हो गया, उसके जस्ट आगे थोड़ी बहुत ज़्यादा देर आगे पता है बिलियरी ट्रैक्ट का इंसर्शन हो रहा है, एक तरीके से बिलियरी ट्रैक्ट आगे मिल रहा है, तो उसके लिए तो चाहिए ना कुछ एक तरीके से ग्रहण करने के लिए ये चीज़ है। मान के चले अब इतना इंटेंसिव नहीं जाता मामला, हालांकि वो प्रैक्टिकल समय तो नहीं आएगा। जो इस तरीके हमने एक बात करी थी रो एक्स वाई गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी की बात करी थी, वो इस तरीके से गैस्ट्रोटमी में आ सकता है, इस तरीके फॉलो आप कर सकते हैं। इसमें बनाया होता है तो देखते ड्यूओडेनम होता है, इस तरीके से 2 पार्ट काट दिया जाता है इस तरीके से, एक तो ऊपर वाला काट के इस तरीके गैस्ट्रिक कर, एक जो लिम्ब था इस तरीके उसमें बाइल डक्ट से निकालता है, इस तरीके से जेजुनम में गिराया जाता है। ये रो एन एक्स गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी होता है। आगे इसमें उसको नहीं करते इस तरीके से, उसका इंडिकेशन मैंने बता दिया था क्या है, सिस्टिक डक्ट डायलेशन था ना, उस तरीके से उसमें इस तरीके से करते हैं। कोलिडोकल सिस्ट ज़्यादा हो तो ऐसे करना। ये तो वहाँ पे इस तरीके से प्रोसीजर का किया जाता है, यहाँ पे इस तरीके से इसको नहीं करते हैं। ये चीज़ इसके तरीके से कॉम्प्लिकेशन रहते हैं काफ़ी सारे,
कॉम्प्लिकेशन आपसे ज़रूर पूछ सकता है, वो पूछता है हकीकत में कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, इतने पहले हमने इसकी बात करें तो वेगोटमी की बात कर लेते हैं। हालांकि इसके बारे में बातचीत मैं अनाटमी में कर चुका हूँ पर्टिकुलर, जैसे मैंने था ना अनाटमी वगैरह हाई स्पेलिंग है होगी, मैं कर चुका हूँ उसकी बात थी। तो इस तरीके से इसमें मेन कौन सा होता है, आपने पता है वो पार्ट्स वगैरह होते हैं। जो एंटीरियर पार्ट को कौन सा प्ले करते हैं, लेफ्ट ब्रांच कर दिए, और पोस्टीरियर ब्रांच को राइट ब्रांच कर दिए। राइट ब्रांच में से ऊपर जो पहले निकलती है वो सबसे खतरनाक होती है, क्रिमिनल नर्व कैसे कहते हैं, वो रह जाती है रिसर्च करने से। ठीक है, इसमें ये चीज़ याद है वो कभी भी ऊपर से नहीं काटते, क्यों? तो किसी तरह की सप्लाई तो सीलेटर को जारी होती है, और ये सप्लाई जारी होती है हमारे हेपेटिक्स से। हेपेटिक्स से क्या होता है, आगे चल के किस वजह से गोल ब्लैडर वगैरह की सप्लाई जाएगी। मानिए हमने ऊपर से काट दी इधर से, तो गोल ब्लैडर की सप्लाई चली गई। अब गोल ब्लैडर की सप्लाई में हमने को सेंसेशनलेशन देना नहीं है, लेकिन इसका क्या है कि कुछ स्ट्रेसेस आ जाता है में। अब स्ट्रेसेस आ गया तो पता है गोल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ऊपर से नहीं काटता है। ज़्यादा जरूरी पड़ गया तो अलग बात है, वरना नहीं काटा जाता है ना। और उसके अलावा क्या होता है, आप पाइलोरस के जो हमारा बेन उद्देश्य का डोडेनम अल्सर ज़्यादा से ज़्यादा पेन कर रहा होता है, तो डोडेनम अल्सर को काटा जाता है। डोडेनम अल्सर में भी ये चीज़ याद रखना है, डोडेनम के केस में भी आपने क्या काट दिया, हमने मसल वो सप्लाई है उसकी तरीके से ब्रांच काट दी, तो क्या होगा, यदि आपने एक तरीके से मसल की सप्लाई काट दी तो वो क्या होता है, हकीकत में गैस्ट्रिक स्ट्रेसेस बन जाएगा, वो आगे चल के सामान है उसका आगे नहीं जा पाएगा। ये और लास्ट में आता है क्रिमिनल नर्व वाली, उसमें ये है। और लास्ट में आते हैं छोटी छोटी ब्रांच होते हैं, जैसे नर्व ऑफ लेटरजेंट कहते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं जाना, ये होती है हाईली सेलेक्टिव। हाईली सेलेक्टिव में क्या हमने कल बस डोडेनम में जो सप्लाई जा रही थी उसको काटा, और उसमें भी केवल उसकी जो एसिड सिक्रीशन वाली सप्लाई थी उसी को काटा। कोई हमने हकीकत में मसल्स का भी लॉस नहीं किया, मसल्स को सप्लाई कर रही है उसको सप्लाई होने दिया। एक होती है सेलेक्टिव वेरिएशन, जिसमें क्या है एक तरीके से जहाँ पे डिवीजन होता है सिर्कुलर को हेपेटिक ब्रांच का, उसको डाटा, यानी कि हमने कहते हैं पाइलोरस की सप्लाई तो गई, लेकिन उसके अलावा जो गैस्ट्रिक था पूरा एक तरीके से उसकी सप्लाई खत्म कर दी। एक होता है ट्रंकल वाली, ठीक, इसमें हमने एक तरीके से मेन ट्रंक को ही काट दिया हकीकत में। ये चीज़ तो एक तरीके से सहूलत के हिसाब से डिपेंड कर दी चीज़ अपने अनुसार। बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो इसमें मेन ट्रंक को भी काटा जा सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि पेशेंट को कंफर्टेबल करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये अब आते हैं एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन ऑफ, जैसे कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेगोटमी तो पढ़ लिया आपने, तो आते हैं इस तरीके से वेगोटमी और इसके भी आ जाता है। तो वेगोटमी के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन बात कर रहे हैं गैस्ट्रोटमी में किया, वेगोटमी तो करेंगे संग में, ये बात तो है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं, टॉपिक है हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रेक्टमी। कॉम्प्लिकेशन गैस्ट्रेक्टमी में जो आता है वो आता है हकीकत में, पहला जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो डंपिंग सिंड्रोम। ये डंपिंग सिंड्रोम में आता है ना, अर्ली वाला जो 15-20 मिनट में आ जाता है, वो 2-3 घंटे बाद आता है, ज़्यादा मतलब नहीं कि दिन में आ रहा हो, लेकिन इसमें 15-20 मिनट में आने का क्या होता है कि गैस्ट्रिक से कंटेंट होगा सीधे जेजुनम में जा रहा है। अब जेजुनम में सीधे कंटेंट चला गया, तो जिसके कारण क्या होता है उसको पाचन करने के मिलेगी, वो जेजुनम का मेन काम तो एब्जॉर्प्शन करना है, और एब्जॉर्प्शन करने विलाई वगैरह होंगी बहुत ज़्यादा। अब इस तरीके से उसमें इतनी हाइपर ऑस्मोलरिटी वगैरह नहीं होती ना हकीकत में, पर्टिकुलर ड्यूरिनम तक आते आते चीज़ें में काफ़ी अंतर हो जाता है, मेन ये पाचन वगैरह हो चुका होता है ये चीज़ें। तो अब उसमें किस तरीके से क्या है, उसके लिए जेजुनम के लिए तो बहुत ज़्यादा इस तरीके मुश्किल बात आ गई, तो वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कंटेंट को सिक्रीट करती है, एंजाइम लाइन लगा के सिक्रीट करती है, क्योंकि मेन तो काम होता है तो एब्जॉर्प्शन करना था, लेकिन अब वो सिक्रीशन करने लग रही है। तो इस तरीके से जो वाटर वगैरह जो इस तरीके से मिनरल्स वगैरह जो एब्जॉर्ब होने चाहिए थे ये तो वो नहीं हुए, तो उस पर पाचन करने के लिए और सिक्रीट कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, हाइपोवॉल्यूमिया हो गया। अर्ली में क्या हो गया, अर्ली में जो होता है इस तरीके से हाइपर सिक्रीशन होता है कंटेंट का, जिसके कारण कहता है हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है। ये एक होता है लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, लेट डंपिंग की बात है ना खाली बस, डंपिंग सिंड्रोम। लेट में क्या होता है 2-3 घंटे बाद आता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल खाना पीना हमने थोड़ा बहुत लिया ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पर अपने साथ स्क्रीन हो रही, लेकिन क्या उसमें इतनी ग्लूकोज ज़्यादा था पर्टिकुलर। अब हकीकत में ये उससे तो जुड़ा हुआ है नहीं है, पेंक्रियास वगैरह सीधे डायरेक्ट पेंक्रियास से तो डोडेनम भी जुड़ा हुआ है, डोडेनम से धीरे धीरे आता है, तो जिसके कारण क्या होता है हकीकत में वो बहुत ज़्यादा आएगा ये पर्टिकुलर में। ये तरीके से इसमें क्या हमने हाइपर ग्लाइसेमिक जो फूड था वो लिया, जिसके कारण क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन आ गया, इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिलीज हुआ, जिसके कारण होता है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इसे कहते हैं रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। तो रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है, इसके ट्रीटमेंट में कहते हैं ओरल ग्लूकोज देगी, जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल आए। उसके अलावा और क्या जैसे होता है, ये जो आता है हमारा अफरेंट लूप सिंड्रोम,
इफरेंट लूप सिंड्रोम। ये एनास्टोमोसिस, देख मेन कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल तो वो तो याद रखना है, हेमरेज, एनास्टोमोसिस है, तो ये तो बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए भाई। तो इस तरीके से ये चीज़ है। उसके अलावा क्या होता है हमारा मेटाबॉलिक डिस्ट्रेस डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है ये। उसके अलावा क्या होता है ऑफरेंट लूप सिंड्रोम, लूप के बात करते हैं। हाफरेंट लूप सिंड्रोम। उसके अलावा क्या होता है इफरेंट लूप सिंड्रोम आ सकता है ये। तो इस तरीके से ये इस प्रकार के रहते हैं। उसके अलावा क्या होता है रिटेन्ड एंट्रम सिंड्रोम। रिटेन्ड एंट्रम सिंड्रोम, खाली बस नाम याद रखना है इनके। तो ये पोस्ट वेगोटोमी क्या हो सकता है, पोस्ट वेगोटोमी डायरिया ये। तो इस तरीके से क्या होता है पोस्ट वेगोटोमी का सिंड्रोम होता है, पोस्ट वेगोटोमी डायरिया हो जाता है ये। इस तरीके से कॉमन सिम्टम होते हैं। प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, प्रिवेंशन के लिए बताया था तरीके से ज़्यादा मात्रा में मील नहीं दे सकते को, फिर वो पहला वाला डंपिंग हो जाएगा। और यदि हमने हाई कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट दिए तो दूसरा वाला हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें नहीं करते हैं ये। और इसमें बात कहते हैं सिक्रीशन को घटाने के लिए, तो मतलब जीआई सिक्रीशन को घटाने के लिए सबसे बढ़िया ड्रग रहती है ऑक्टेरोटाइड। तो वो ऑक्टेरोटाइड देते हैं हकीकत में। उसके अलावा बिलरोथ के प्रोसीजर में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल वो तो पता ही रहते हैं, लेकिन ड्रग जरूर याद रखना। प्रिवेंशन के लिए कौन से ड्रग देता है ऑक्टेरोटाइड, ये है तरीके से ड्रग यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से गैस्ट्रिक जो होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर से रिलेटेड चीज़ें हो गई हमारी। अब आते हैं इस तरीके से कॉन्जेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, इस तरीके से जो मसल होती है हेयर में पाइलोरस, जो उसकी तरीके से हाइपरट्रोफी जाती है। ये मेन किस में चाइल्ड में देखने को मिलेगा। फर्स्ट चाइल्ड जरूर याद रखना इस तरीके से कि फर्स्ट बॉर्न होगा मेल चाइल्ड, उसमें इस तरीके से मोस्ट कॉमन संभावना होती है मिलने। इसमें ये चीज़ याद रखना कि बर्थ के टाइम नहीं मिलेगा हकीकत में, कि बर्थ के टाइम तो नॉर्मल है, बिल्लस वॉमिटिंग देखने को मिलती है। लेकिन उसमें जो होता है वो 2 या 3 हफ्ते बाद या 4-5 हफ्ते बाद आपको ये सिम्टम देखने मिलेगा। क्या सिम्टम आएगा, जो नॉन विलस वॉमिटिंग होगी वो नॉन विलस होगी। कोई आगे चल के खाना जाएगा तभी तो इतनी विलस वॉमिटिंग हो सकती है ना। वॉमिटिंग होना वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नॉन विलस वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्या मिल रहा है आपको, नॉन विलस वॉमिटिंग देखने को मिल रही है। एग्जामिनेशन करने पे क्या करेगा, तरीके से आपको मास देखने को मिल सकता है। यदि आप देखें तो ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो मास देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या जाएगी हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस के लिए। पहली बात तो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस कहेंगे कम, ये पता होना चाहिए। तो इस तरीके से कम हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस की बात करें, चलो कब कहेंगे हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस हो गया, वो कहेंगे जब वो इस तरीके से की जो थिकनेस है, ये इस तरीके से डायग्नोसिस का था वो 4 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गई है। और इस तरीके से जो लेंथ है उसकी स्पिंडल की लेंथ भी तो बढ़ेगी, लेंथ है वो 16 मिलीमीटर से ज़्यादा हो चुकी है। ये आपको क्या मिला, सिंगल बबल मिलेगा और तो कुछ नहीं मिलेगा ना। ये सिंगल बबल साइन देखने को मिलता है एक्सरे पे। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या जाती है हमारी, एक्सरे इन्वेस्टिगेशन चॉइस नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन होती है हमारी USG। ये इसमें जो आपको मेन फाइंडिंग मिलती है वो डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया मिलता है। क्या मिलता है वो, डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया। डिसइलेक्ट्रोलाइटेमिया के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, जो मिलेगा हकीकत में जो मिलेगा हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। क्योंकि इस तरीके इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप उल्टी करेंगे जिसमें एसिड वगैरह होगा, जिसके कारण क्या हुआ हकीकत में हाइपोक्लोरेमिक। तो याद रखना हाइपोक्लोरेमिक काफ़ी सारा हमारे रीनल के मैं यूज़ करा हुआ, मैंने लेक्चर लिए हैं काफ़ी सारे। तो हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोकैलेमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये एक तरीके से देखने को मिलता है। डिस्कलेक्ट में बहुत कॉमन फाइंडिंग है और जगह भी काफ़ी जगह मिलती है। तो एक तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिल रहा है, हाइपोक्लोरीमिया के कारण मेटाबॉलिक एल्कलोसिस डेवलप हो चुकी है। इसमें जो कि मार्क मिलता है पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया। और ऐसे याद रखें कि इस तरीके से यूरिन के फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मान के चले अब इस तरीके से हाइपोक्लोरीमिया हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, एल्कलोसिस
एल्कोलाइसिस हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, SCO3 को एक्सक्रीशन किया जाएगा। तो HCOC का जब भी ऑब्जॉर्प्शन होता है सोडियम के संग ऑब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमारे यहाँ SCO3 एक तरीके से एक्सक्रीट करने लगे, सोडियम भी एक्सक्रीट करने लगे, पोटेशियम कन्वर्टेड बोलते हैं। तो उसको जब भी सोडियम एक्सक्रीट करने लगे तो एल्डोस्टेरोन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है हमारा। तो एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होने के बाद पैराडॉक्सिकल इसका मैं सिद्धांत बताता हूँ, क्या सोडियम और क्या कहते हैं में लॉस हो जाता है, क्यों विद SCO3 के संग लॉस होगा। इसमें क्या था, एल्डोस्टेरोन इस तरीके से एक्टिवेट करा उसने। एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट करने से क्या था, इंक्रीज क्या हुआ, सोडियम एब्जॉर्प्शन हुआ, जिसके कारण क्या हो गया, हमारा H+ आयन होता है लॉस होता है, जिसके कारण क्या है, एसिड यूरिया होता है। एक तरीके से H+ आयन क्या होता है, पोटेशियम भी लॉस होता है। इस तरीके से पोटेशियम को तो दोहरी मार पड़ रही है, तो वैसे ही कम है तरीके को लॉस करा उसका ये है। तो ये चाहिए, तो इस तरीके का पोटेशियम को जो हमारे सबसे पहले हम पोटेशियम को करेक्ट करते हैं। जब भी तरीके से इस प्रकार की सिचुएशन आती है डायबिटिक में भी ऐसा करते हैं, उसके बारे में जब बात करेंगे तो करेंगे। तो ये चाहिए, तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों में पोटेशियम को करेक्ट करना जरूरी है। तो क्या करेंगे, तरीके से करेक्शन करेंगे डिसइलेक्ट्रोलाइटिक का। ये एक आते लास्ट कंडीशन आती है, उसका वॉल्वुलस पे बात करते हैं। तो तेरे वॉल्वुलस हमारे दो प्रकार के होते हैं, तो कॉन्जेनाइट एक तो हमारे कैसे थे, एक तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उस पर घूम गया, एक होता है हमारा किस पे, एक तरीके से जो ट्रांसफर एक्सिस है उस पर घूम गया। तो इस तरीके से ऑर्गेनल एक्सिस हो गया, नॉर्मल ऑर्गेनल और बीजेंट्रिक एक्सिस होता है। टाइप होते हैं तो सेकेंडरी जो एक तरीके से अनाटॉमिकल डिफेक्ट से जुड़े रहते हैं। ये सेकेंडरी कॉमन होता है, फर्स्ट कॉमन जानता है, सेकेंडरी ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये किसका, कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया और किसके अंदर पैराइसोफेजल हर्निया किसमें जुड़ा रहता है, कौन सा, ये जो हमारा पहला ऑर्गेनो वाला था ना, वही एक तरीके से जो 2/3 से ज़्यादा होता है वो एक तरीके से जुड़ा रहता है। कौन सा जो मैं बताता हूँ, ऑर्गेनो एक्सियल होता है, क्या कहते हैं वॉल्वुलस, वो किसके संग जुड़ा रहता है, हमारा डायफ्रामेटिक हर्निया, ये, और कहते हैं पैराइसोफेजल हर्निया के संग जुड़ा रहता है ये। और दूसरा कौन सा होता है, मीजेंट्रो एक्सियल। मीजेंट्रो एक्सियल वो किसके संग जुड़ा रहता है, वो आता है वॉन्डरिंग स्पिलीन के संग जुड़ा रहता है। ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है। ऊपर वाला ये प्राइमरी होता है इस तरीके से, और वो सेकेंडरी होता है। ये इसमें जो सिम्टम्स के नाम पे क्या देखने को मिलेगा, वॉल्वुलस में क्या सिम्टम देखता है, बोचर्स ट्रायड देखने को मिलता है। एक तरीके से इसमें कल बस नाम के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, तो बोचर्स ट्रायड के कंपोनेंट याद होने चाहिए। ये तो रहता है एपिगेस्ट्रिक पेन, और क्या देखने को मिलता है, वॉमिटिंग की इनएबिलिटी टू वॉमिट नहीं कर पा रहे ये। उसके अलावा कहता है राइट ट्यूब होती है, और उसी तरीके एनजी ट्यूब इंसर्शन डिफ़िकल्टी, इस तरीके एनजी ट्यूब के इंसर्शन में भी डिफ़िकल्टी देखने को मिल रही है। ये इस तरीके से ये हमारा टॉपिक था वो लगभग ख़त्म ही हो गया, मतलब टॉपिक बचा गया है। ठीक है, तो अब मुझे टाइम हो गया है जिम जाने का, टाइम काफ़ी हो गया हमको लेक्चर में। ठीक है, तो सी यू सून।